We are going to exercise 1.1 of class mathematics 11th. I have already learned about the roster form and set builder form and all theories regarding this exercise, that is 1.1. Now I want to start क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर. हमारे पास बुक है, आप बुक उल्टा लीजिए. इसमें क्वेश्चन नंबर 1, राइट. और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर सेट्स. कौन सेट्स होगा. और एक बात आपको लिखा है जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई योर आंसर, ध्यान दीजिएगा. जस्टिफाई योर आंसर शॉर्ट में मैंने लिखा है. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आपको पूरी थ्योरीज जानकारी है तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चैप्टर का कंटेंट, स्टोरी आपको जानकारी होनी चाहिए. कंटेंट स्टोरी जानकारी होनी चाहिए, उसका थ्योरी होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स क्लियर होना चाहिए. टीचर का काम नहीं है एक्सरसाइज बनाना, लेकिन फिर भी हम आपको बना देते हैं. लोग यूट्यूब पर, गूगल गुरु पर स्टूडेंट लोग दिमाग आजकल नहीं लगा रहा है. आजकल की पढ़ाई तो पूरी डूब गई. जब से ये गूगल गुरु आ गए, सॉल्यूशन डाल दिया तो दिमाग लगाना बच्चा बंद कर दिया. अब सीधे बात है कि बच्चे का आईक्यू खत्म हो गई है. वो क्या करता है, क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई कर रहा है. क्वेश्चन कराओ, आंसर कराओ, टॉप बनाओ. बात बड़ी सी, ये गलत चीज़ है. चलिए मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ये 1 है. ये क्या है आपको देखिए. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, of a year beginning with the letter J. गुड. मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, हालांकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले से लिख करके रखना चाहिए, लेकिन मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स of a year, beginning with the letter J. With a letter J. क्या ये सेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर. इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ मंथ्स. मैं उसे शॉर्ट में लिखता हूं. जनवरी, फरवरी, ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. ये मई है, ध्यान देना. थोड़ा थोड़ा सा 2 लेटर लिख देता हूं यार. जनवरी, राइट, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, राइट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, right? There are 12 months in a year, right? Out of these months, January, whose first letter is what? J. June, whose first letter is what? J. July, whose first letter is what? J. It means there are 3 months. Question में mark है the collection of all the months of a year beginning the letter J. Mark this point. J. अगर हम इसको एक सेट नाम दें M stand for month एंड ये आप लिखें तो क्या लिखेंगे? जनवरी कॉमा जून कॉमा एंड जुलाई, राइट। इट मीन्स फर्स्ट जो आपका है ये कह रहा है क्या कि सेट है, दिस इज द जस्टिफिकेशन। आपको लिखा जस्टिफाई योर आंसर, हमें आंसर नहीं देना है, यस नो में नहीं बात करनी है, हमें उसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई। तो दिस इज सेट, राइट। तो फर्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो फर्स्ट हमारा आंसर है एस या ये सेट है, राइट। सेकेंड आपका कलेक्शन, ये सेकेंड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बातें समझिए, इसको बोर्ड पर लिखना पड़ेगा क्या? आपके पास बुक है, आप ऑप्शन नंबर सेकेंड लिखेंगे, मैं सिर्फ उसका जस्टिफिकेशन समझा देता हूं कि जस्टिफिकेशन उसको कैसे करना है, राइट। बहुत सारे बच्चे लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जस्टिफिकेशन करते ही नहीं, तो फिर कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो ये सेट नहीं है। सेकेंड क्या है इसमें? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, सेकेंड आपका है द कलेक्शन of the collection of 10 most talented writers क्या of India, अब एक बात ये क्लियर है, ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम ले रहा है, तो आप अपना जस्टिफिकेशन क्या देंगे? बातों को समझिए कि मोस्ट टैलेंटेड ये राइटर इंडिया का क्या कौन कौन हो सकता है, क्या क्या है, ये आप एक बात बताइए हमें। ये सेट में नहीं आता है, ये सेट में आपका नहीं, क्यों नहीं है? तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आपको कौन कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? बात को समझिए। मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी द अदर पर्सन। अब ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट सेट। क्यों सेट नहीं है? क्यों सेट नहीं है? अगर मोस्ट टैलेंटेड एक राइटर ले लीजिए, मोस्ट टैलेंटेड एक राइटर का नाम ले लीजिए,
मोस्ट टैलेंटेड एक राइटर का नाम ले लीजिए। थोड़ा बोर्ड पर शाइनिंग आ रहा है, मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ। हाँ देखिए ये आपका हाँ, चलिए थोड़ा सा है शाइनिंग है, काम चल जाएगा। हाँ, सपोज दैट मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अगर मैं किसी एक राइटर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, he was a writer of India and there are so many number of novels। ये राइटर और मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सभी जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी, ध्यान से सुनिएगा, टैलेंटेड राइटर अगर एक राम व्यक्ति द्वारा हो सकता है, राम इसको बहुत लाइक करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो अकॉर्डिंग टू राम मुंशी प्रेमचंद was a talented writer, no doubt in this case, बट मुंशी प्रेमचंद जी की एक कोई किताब का नाम गोदान है, गोदान, राइट। उनको ये राम पढ़ता है, रीड करता है और कहता है कि ये नोवेल बहुत अच्छा है, राइट। और मुंशी प्रेमचंद जी को ये पसंद करते हैं। कौन पसंद करते हैं? राम, राइट। लेकिन अब श्याम है, श्याम की निगाहों में ये मुंशी प्रेमचंद जी टैलेंटेड नहीं है। कहेंगे अरे यार ये टैलेंटेड नहीं है, देहाती बात लिखता है और गांव घर वाला बात लिखता है, बिहार की बात लिखता है ज़्यादातर, ये टैलेंटेड नहीं है। वो क्या करेगा? वो किसी मतलब है कि इंडिया के दूसरे राइटर हैं, अब ये चेतन भगत को पसंद करें। चेतन भगत नाम सुने होंगे, चेतन भगत। मुंशी प्रेमचंद जी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन चेतन भगत जब भी है तो हो सकता है कि श्याम उसको चेतन भगत को मोस्ट टैलेंटेड कहे। तो बड़ा मुश्किल काम है इस चीज को कि वन पर्सन लाइक मुंशी प्रेमचंद, क्लियर, वाज मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया एंड द अदर पर्सन श्याम, ये आपको चेतन भगत को पसंद करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन ये है, ये सेट आपका नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? या राइट। एंड थर्ड आपका है, क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई वही बात है, आप जब सुनेंगे इसको, स्टोरी पढ़ेंगे तो बड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा। तो द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी ये बात नहीं, वही बात है ये जो बात मैंने ये बताया। अगर कोई सचिन तेंदुलकर को बेस्ट बैट्समैन मानता है तो कोई आदमी सचिन तेंदुलकर को बेस्ट बैट्समैन नहीं मानेगा। बातें समझ रहे? ये कोई फंडामेंटल बात नहीं है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर है, इंडिया में भी सारे लोग वही पढ़ाएंगे नेचुरल नंबर, क्या 1 2 3 4। हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वही नेचुरल नंबर है और फ्रांस में भी वही नेचुरल नंबर है, ठीक, राइट। तो नेचुरल नंबर का एक सेट बनता है, वो सभी जगह मान्य। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 10 एक क्रिकेट टीम है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, राइट। सारे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन थर्ड का मैंने कर दिया है एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन 4 पर आते हैं। ऑप्शन 4 है आपका इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, राइट। इट मीन्स व्हाट? ये सेट है क्योंकि ये बात कह रहा है ऑल बॉयज। और आपके स्कूल है, स्कूल का नाम ले लीजिए, मानकर चलिए कि मैं आपके स्कूल का नाम ले लिया, राइट।
आपकी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट? स्टूडेंट राम, श्याम, मोहन एंड समथिंग, कुछ भी और भी हो सकता है, एनीवन, राइट? लेट अस कंसीडर कि नेम ऑफ योर स्कूल इज व्हाट? जीटी गोयनका, जीटी गोयनका। ये वसंत कुंज के फेमस स्कूल है भाई, एंड वसंत कुंज के फेमस, या नहीं तो आप चलिए जीटी गोयनका नहीं तो वसंत वैली ले लीजिए, ये और फेमस है वसंत वैली पब्लिक स्कूल, ये भी चलिए। तो वसंत वैली का फर्स्ट लेटर मैं लिख लूँ सेट लिखने के लिए, और आपके स्कूल का कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए फोर्थ में कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास का, आपके क्लास में हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट? देयर आर 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट इन योर क्लास, एंड आउट ऑफ दीज, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज देयर आर 25 बॉयज। तो बॉयज का कलेक्शन हमारा एक सेट बन गया। अब बॉयज है, राम है, श्याम है, एक्सेट्रा, इस तरीके से आपको 25 स्टूडेंट का नाम लिख देना, राइट? तो सेट बन जाएगा। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एंड आउट ऑफ दिस 25 स्टूडेंट्स क्या है? वो बॉयज है, राइट? तो दिस इज सेट, ये सेट है। चलिए, एंड अब आपको क्या है? फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, राइट? ये भी एक आपका सेट है, क्योंकि देखिए सेट का मतलब ये होता है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी बात सेट का मतलब ही है वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड पर मैंने लंबा लेक्चर दिया है, आप इस पर समझेंगे। तो वेल डिफाइंड पर बायोलॉजी में भी, बायो जो है उसमें मैंने कल वीडियो मेरा थोड़ा सा खराब हो गया बायोलॉजी का, लास्ट में डिफाइनिंग एंड नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर पर हम बहुत लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते देते लाइट ख़त्म हो गई हमारे पास, वो बल्ब की लाइट है, तो लास्ट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और एडिट हमें करने नहीं आता, मैं एडिट करता नहीं हूँ, यूं ही वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। तो आइए, इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 5 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। में ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कैसे होता है? नेचुरल नंबर को अगर आप n से लिखते हैं, राइट? नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, तो n से लिखते हैं, और इसका आप क्या करेंगे? सेट तैयार करेंगे, बट एक कंडीशन क्या है? लेस देन, आप बुक खोल कर रखिए, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th पार्ट है, जो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो राइट? तो ये क्या है आपका? 1 2 3 4 एंड ये आता है 99। 99 क्यों भाई? वो कह रहा है ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से नीचे होना चाहिए, इक्वल टू नहीं लिखा 100, तो इसका मतलब 1 to 99 आप लिखेंगे, एंड दिस इज द सेट। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, सो इसको हम सेट क्या नाम देंगे, राइट? अब है आपका इसमें है 6 द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम मैंने लिखा है नोवेल, तो ये भी एक क्या है? आप लिख सकते, एक राइटर है। ऑप्शन 6 मुंशी प्रेमचंद जी को मैं एम से लिख दूं, राइट? और मुंशी प्रेमचंद जी के कितने नोवेल्स हैं भाई? मुझे ख्याल नहीं है नोवेल, मैं तो साइंस की बात करता हूँ, उस दिन यूपीएससी की तैयारी वगैरह किए हैं, तो उसकी जानकारी है। तो नोवेल्स मानकर चलिए ABCD जो भी है, मैं ये 2-4 नोवेल है, जैसे एक गोदान, राइट? तो इसमें जितने भी मानकर चलिए हमारे पास याद नहीं है, चलो भाई मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सारे नोवेल्स लिखे, सारे नोवेल्स को क्या नाम लिखते हैं? तो ये नोवेल्स का कलेक्शन हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड किनका? तो मुंशी प्रेमचंद जी का, सो वेल डिफाइंड है, इसमें किसी दूसरे राइटर का नोवेल नहीं डालेगा,
अगर दूसरे राइटर का नोबल डाल दिए तो वो फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा ही नहीं, और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है, राइट। हाँ, तो ऑप्शन ये आपका क्या है, ये 6, ये भी सेट है। और अब आपका क्या है 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, राइट। हम लिखने जा रहे हैं क्या, ये 7, तो ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर और उसका कलेक्शन है, तो इसमें लेस देन वगैरह की बात नहीं किया। अगर ये जो आप नेचुरल ये 5th में देख रहे हैं जो आपका ये क्या कह रहा है, इसमें नेचुरल नंबर है तो इधर कंडीशन लगा दिया है लेस देन 99, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन जो है उसको मैं ई से लिख देता हूँ और इसी को एक सेट बना देता हूँ। तो इवन इंटीजर कहाँ से शुरू होगा, 2 है, 4, 6, 8 एंड ये आपका इंफिनिटी तक जाएगा, राइट। ये भी कलेक्शन है एंड वेल डिफाइंड है, समझ लीजिए। सो दिस इज सेट, राइट। ए भी सेट है, ए भी सेट है, ए भी सेट है, 5, 6, 7 ये सेट है। चलिए ऑप्शन नंबर 8 पर हम क्या करें, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, राइट। इस चैप्टर, जिस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक आपका सेट हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर के ऑल क्वेश्चंस का कलेक्शन। जैसे आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो वही तो बात है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ये आपका है ऑप्शन 8, राइट। दिस इज द सेट, राइट। अब मानकर चलिए आप क्वेश्चन को क्यों लिखते हैं एंड इसको आप एक सेट बनाएंगे, तो क्या है क्वेश्चन 1, 2, 3 और इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है वो आप लिख देंगे। इनफाइनाइट तक तो नहीं होगा, नंबर होगा, नंबर मानकर चलिए 100 क्वेश्चन है, 100 तक जाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, ये भी एक सेट बन गया, दिस इज सेट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो वही बात जो आपने क्रिकेट में नहीं देखा कि कह रहा है कि ये क्रिकेट या आपको मोस्ट टैलेंटेड राइटर जैसे बात करें। तो ऑप्शन में 9th है, ये 9th में क्या लिखा है, 9th में जो बात लिखा है उसको आप देखिए क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए बात हंसने लायक, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। भाई एक बात, ये ठीक आपका वही एक्सप्लेनेशन देना है जो आपने कहा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो एक राइटर किसी के लिए टैलेंटेड हो सकता है, किसी दूसरे के लिए टैलेंटेड नहीं हो सकता, राइट। बात समझने लायक है। और दूसरा सबसे एक महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, लेट अस कंसीडर, मैं टाइगर को मानता हूँ, चलिए टाइगर ने लॉयन को मान लीजिए, लॉयन, ये भाई थोड़ा सा है, चलिए। तो ये लॉयन है, ये आपको राम के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकता है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस, राइट, एनिमल अकॉर्डिंग टू राम। लेकिन इसी लॉयन कोई आप क्या कीजिए पालतू बना रखा है, श्याम के लिए ये मोस्ट डेंजरस नहीं। श्याम इस लॉयन के साथ बैठता है, खाता है, पीता है। मैं बहुत सारे डॉग की बात अब देखिएगा, जो घर में डॉग पाल करके रखते हैं, डोमेस्टिकेटेड डॉग की बात बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वो डोमेस्टिकेटेड डॉग। तो डोमेस्टिकेटेड जो डॉग है, राइट, तो जो बाहर का आदमी जाता है तो उसको देख करके बोलता है, झाँव झाँव करता है, बोलता है। लेकिन उस घर का मेंबर जो उसको पाल रखा है, घर का मेंबर आता है तो वो डॉग उसके साथ प्यार करता है, डॉग उसके पास बैठेगा, उसको घर का वो देखेगा कि हमारा मेंबर है, तो आते ही डॉग उसके सीने पर कुछ जंप करता है, मुंह से चाटने लगता है,
तो सेम डॉग एक अदर पर्सन के लिए डेंजरस है और उस घर के मेंबर के लिए जो डॉग को पाल करके रखे हुआ है उसके लिए वो क्या है, डेंजरस नहीं है। उसके साथ खाता है पीता है और वो उसके बेड पर बैठता है, उसके लिए डेंजरस है। ऑल मेंबर्स जो है उस फैमिली का, उसके लिए वो डेंजरस है। इवन छोटा बच्चा भी है तो वो डॉग छोटे बच्चे के साथ खेलता है, वो डॉग को पता है कि ये छोटा बच्चा भी है, ये इस फैमिली का मेंबर है। तो लास्ट जो आपका 9 है, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ही नहीं। और जब वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है तो फिर इसका सेट नहीं बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, अब मैं आपको लिख देता हूं। आसान है ए लैंग्वेज, और ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ए सेट ए 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। आराम से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 है और सेट का नाम ए दिया है और ये लिखा है क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये सेट बन गया, क्लियर। अब आप देखिए, अभी कह रहा है इंजर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल क्या है, दो सिंबल दिया है, एक एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन, और एक है आपको दिस, एक कार्ड, ठीक। तो हमने इसके थ्योरीज में सारे कंटेंट को दिया है, सारे कुछ पढ़ाया थ्योरीज में कि इसको क्या कहें, बिलोंग्स टू बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिकेट करता है उसका मेंबर। दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिक्स को यह ऑपरेट करता है, डिजिट को ऑपरेट करता है, लाइक दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर, राइट। एंड दिस इज द सिंबल लाइक प्लस this and this, right। so अब हम आपका ऑप्शन क्या लिख रहा है 5, और बीच में आपका खाली जगह लिखा है, इसमें फर्स्ट है कि 5 और ये डॉट 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 और लिखा है क्या, इसमें ए सेट का नाम दे दिया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए 5, राइट, दिस इज 5, तो 5 इसमें, तो ये हमारा ए आएगा, ए सी बनाएगा। इसको पढ़ेंगे क्या 5 is the element of set A। पढ़ने का तरीका है। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, 5 is the member, एलिमेंट वर्ड यूज हुआ है, मेंबर भी आप यूज कर सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट A, राइट। या 5 belongs to सेट A, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, बट ये सिंबल नोटेशन है, ये पढ़ने का तरीका है कि हाउ कैन यू राइट, हाउ कैन यू लर्न, अब बोलेंगे कैसे। तो इस तरीके से अब सपोज दैट इसी में मैं एग्जांपल बतलाता हूं। अगर आपका 10 है, 10 तो 10 और यहाँ पर सेट ए, तो आप काट देंगे इसको, 10 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए सेट ए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 10 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो वही आपको सिमेट्रिक लगा देना है। ये कोई क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है यार, दिमाग खराब हो जाता है ये लॉलीपॉप क्वेश्चन बनाने में, है ना। अब कुछ बच्चे जो है ना वो कहेंगे कि आपने एक्सरसाइज बनाया उसमें सारा क्वेश्चन नहीं दिया, क्योंकि ऐसे भी बच्चे लोग हैं, तो उनका IQ तो खत्म ही हो गया। टीचर का भी IQ खत्म हो गया है हमारे देश में। सब टॉपर बच्चा का तो बुरा हाल है, वो तो तोता रटनता है, IQ है ही नहीं। और जितना भी आप बड़े बड़े स्कूल की बात करेंगे, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बड़े बड़े स्कूल है जहाँ लोग अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक स्प्रिंग डेल्स स्कूल बना है, बहुत काफ़ी प्रचार उचार करता है, और वो कहेगा कि वो टीचर को सेलेक्ट करता है, कहेगा कि योर टंग इज़ वेरी डल, योर टंग इज नॉट अमेरिकन, यानी अमेरिकन, बट उसके पास कंसेप्ट नहीं, वो ये समझता है कि अंग्रेजी अगर बोलना जानता है
तो ये मोस्ट टैलेंटेड है, उसको मैथ और साइंस के कंसेप्ट से मतलब नहीं है। बट हमारे देश के सबसे बड़े टॉपर एक वशिष्ठ नारायण जी का नाम सुनने लगे, आरा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ दिन पहले मरे भाई, हिंदी बोलते थे। आप वर्तमान की बात कीजिए ना, यस वर्मा फिजिक्स के टॉप मोस्ट राइटर है हमारे इंडिया की बात समझिए, या यस वर्मा की जो किताब जो द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चल रहा है, मतलब वो किताब बड़ी पब्लिश है, सारे टीचर के पास है किताब, हमारे पास भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं और वो बड़े नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि जो है ना वो लैंग्वेज अमेरिकन लैंग्वेज और वसंत कुंज में GD गोयनका है और वो वसंत वैली स्कूल है, तो वहाँ क्या है टीचर लोग लैंग्वेज बोलता है, लैंग्वेज के आधार पर योर लैंग्वेज, अच्छा गुड, ठीक है, योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी गुड। बट हमारा जो इंडिया में जो बच्चे हैं जो डोमेस्टिक है, जो घरों में रहते हैं, अब एक पेरेंट्स सीतामढ़ी के है, मैं आपको बता दूँ सीतामढ़ी के पेरेंट्स है, उन्होंने ये बड़ी बाजार के पास उनका घर है, बड़ी बाजार के पास डुमरा में घर है उनका। तो वो हमें बोलते हैं कि नहीं कि कम्प्लीटली आप इंग्लिश बोलिएगा तब हम अपने बच्चों को आपसे पढ़वाएंगे। तो कम्प्लीटली इंग्लिश बोल देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अमेरिकन लैंग्वेज खोजेंगे तो कहाँ होगा, क्योंकि हम कहाँ गांव देहात से पढ़े हैं और हिंदी मीडियम पढ़े हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। तीसरी बात कि गांव देहात में जहाँ हमारे घर का माहौल ही है हिंदी खरी हिंदी, क्या मेरे घर में लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, खरी हिंदी भी बोलना नहीं जानते। हमारे पिताजी ठेठी बोलते, तूरे छोड़ा कहाँ के ले, है ना। तो फिर बकरी चरा के अले कि नहले भैंसी जाए कितना ढौआ, रुपया के मनी की बात तो ढौआ बोलते हैं हमारे पिताजी। तो हम लोग के पास ब्रेन था, और जब हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो टीचर डरता था कि सुरेंद्र बैठा हुआ है क्लासरूम में, टीचर डरता था कि सुरेंद्र क्लासरूम में बैठा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द टीचर जो है ना हमें पागल करता था, सिवाय एक साइंस टीचर, तर्क वितर्क। मैं तो एक बार हमारे एक टीचर से झंझट भी हो गया, वो रट करके आते थे पढ़ाने और हम उनसे सवाल करते थे बराबर, तो इरिटेट रहते थे कि ये बंदा बराबर हमसे सवाल करता है। एक रोज़ मैंने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हमने लेटर लिख दिया। तो कुछ दिनों के बाद जवाब आई, तो वो मास्टर मेरे को बहुत मारा और कहा कि मेरे स्कूल का इम्प्रेशन गिरा दिया कि तुम बोलते हो कि पढ़ाते लिखाते नहीं है। अच्छा, तो ये आज भी लेटर उस स्कूल में रखा गया है, और जानकी नगर वो माध्यमिक मध्य विद्यालय जो सोनबरसा ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ की बात बता दें। तो हम थोड़ा सा ऐसे थे, अब हमारे पास कॉपी किताब नहीं होती थी, तो ज़मीन पर हम क्या करते, बकरी भैंसी चराने के लिए जाते, तो ज़मीन पर लकड़ी से लिख करके थ्योरम बनाते थे। उसको हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। हम लोग भारती भवन की किताब हिंदी मीडियम पढ़ते थे। और जब वसंत कुंज में गए, बड़े बड़े घरों में पढ़ाने के लिए गए, तो कह रहे कि सर योर लैंग्वेज आपका इंडियन, इंग्लिश तो इंग्लिश बोलते हैं, बट अब अमेरिकन लैंग्वेज कहाँ से हो सकता है। हमारे पास मैथ्स और साइंस का कंसेप्ट है, बट अमेरिकन लैंग्वेज कहाँ से हो सकता है, अमेरिकन लैंग्वेज संभव ही नहीं है। तो मैथ और साइंस, तो वो जो पेरेंट्स है बोलते हैं कम्प्लीटली आप इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप बात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश कन्वर्सेशन हम बोलेंगे, इंग्लिश कन्वर्सेशन आपके साथ, लेकिन इंडियन हो सकता है, इंडियन इंग्लिश हम बोल सकते हैं। आई हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स, बट नॉट अमेरिकन टंग हमारे पास नहीं, उससे हम चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। जो गांव देहात से पढ़े, दिमाग तो था ही, टैलेंटेड था, तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझाना। और हमारे ये एक बार टकराहट हमारे डुमरा हवाई फील्ड में हो गई। एक पेरेंट्स से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं कि सूरज आज उगा ही नहीं है, और दूसरे अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था कि नहीं कि आज तो मौसम खराब है, इसके कारण सूरज उगा नहीं है। ये डुमरा हवाई फील्ड की बात बता दे रहा हूँ। तो मैं पीछे उनसे कहा कि सर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, तो कह रहा है क्या। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे मेंटल तो नहीं कहेंगे, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, सूरज नहीं तो उगता है नहीं तो डूबता है।
तो वो आदमी कह रहा है कि हाँ ये बात तो सही है, बट हु आर यू एंड व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। तो मैंने कहा कि सर क्वालिफिकेशन की बात छोड़ दीजिए, अब हु आर यू क्यों आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं गांव देहात का बंदा हूँ, हिंदी में बात करता हूँ। लेकिन आप इंग्लिश में जो बात कर रहे हैं वो हिंदी ही है। अब वो आदमी और थकमका गया, वो आदमी कह रहा है कि सही रियल मायने में तो मेंटल आदमी हो। हमने कहा कि हाँ सर आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो हिंदी ही है, नॉट इंग्लिश। क्योंकि आपके डोमेस्टिक लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आप इंग्लिश बोल करके भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। आपने कहा कि हु आर यू, मतलब आपके दिमाग में है कि आप कौन हैं, और आपके दिमाग का इंटरप्रेटर जो है या ट्रांसलेटर जो है वो आपको ट्रांसलेट कर दे रहा है, और आप दिखावे में इंग्लिश बोल रहे हैं, दरअसल आप हिंदी ही तो बोल रहे हैं। एंड अब आप लेटेस्ट कंसीडर, आप किसी बाजार में मार्केट में आप जाते हैं, कहते हैं प्लीज़ गिव मी 1 kg एप्पल, या प्लीज़ गिव मी 1 kg मैंगो। आप वसंत कुंज के B10 मार्केट है, बहुत बड़ा है, वहाँ पर फ्रूट वेजिटेबल जो सेलर है, फ्रूट सेलर्स है, वो सब भी थोड़ी मोड़ी इंग्लिश जानता है, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश आकर के बोलता है, तो वो सब भी जानता है थोड़ी। हालांकि गांव देहात से वो जाकर सब्जी बेचा है, लेकिन उस माहौल में रह गया तो इंग्लिश वो जानता है, तो उसको बोलेगा। लेकिन वो लोग जो बोलता है इंग्लिश कि प्लीज़ गिव मी 1 kg मैंगो, तो 1 kg अगर वो मैंगोज की बात करता है तो उसके दिमाग में है कि आप मुझे 1 kg आम दीजिए, दिमाग में ये बात है। तो दिमाग की बात को समझना है, तो हम ये बात समझते हैं, हम ग्राउंड लेवल पर उतर करके बात करते हैं। आपको मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स की ग्राउंड लेवल पर भी बात कीजिए। किताब पर आप बात कीजिएगा तो किताब में तो मैथ्स है नहीं, और किताब से अगर मैथ्स की बात करते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग या मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो कहाँ कहाँ पर क्या गोल होता है इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है, एक मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बनाऊंगा। थोड़ी थोड़ी लेक्चर भी समटाइम्स कभी कभी सुनना चाहिए। हम लोग को जो बेसिक कंसेप्ट है साइंस का, उस पर हमें बात विचार और तर्क करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।